हमारा जो एरिया ऑफ कंसर्न है दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। हम सैलरी को डिस्कस करने लगे हैं और इससे रिलेटेड तमाम जो सवालात हैं उसको भी हम क्या करने हैं, उसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारा सैलरी का रिकैप ले लेते हैं, न्यूमेरिकली हमने किस तरह लेके चलना है सैलरी को। सबसे पहले आ जाएगा हमारा बेसिक सैलरी, जो हमें पता है टोटली टैक्सेबल होती है। जितनी हमें सैलरी पर मंथ मिलेगी हम नंबर ऑफ मंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास टोटल सैलरी की अमाउंट आ जाएगी और वो क्या होती है, वो हमारी हमेशा टैक्सेबल होती है। उसके अलावा जो हमें बोनस मिल रहा होता है, जो हमें कमीशन मिल रहा होता है, फी एंड रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ओवर टाइम की पेमेंट मिल रही है, कोई भी अमाउंट आपको रिसीव हुई है किसी ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए, कोई अमाउंट रिसीव हुई है आपको ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए, जो डायरेक्टर को फी वगैरह मिल रही होती हैं, जो बीओडी मीटिंग फी अटेंड करने की आपको मिल रही होती हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी आपकी अमाउंट जो है टैक्सेबल है। अगर इनमें से आप कोई भी अमाउंट वगैरह रिसीव करेंगे वो क्या होंगे, वो आपकी इनकम का पार्ट बन रही होंगी। ये तो फॉर श्योर है कि हमें जो ये रकम वगैरह मिल रही होती है ये हमारे इनकम का पार्ट बननी ही बननी है। अब आपको पेपर में सारा कुछ तो नहीं आएगा, हाँ पेपर में से इसमें से कोई एक आदि आपको पूछ सकता है, दो तीन चार आइटम गिवन कर देगा, आपको उसका ट्रीटमेंट जो है वो पता होना चाहिए कि वो आपकी इनकम का पार्ट बनता है। उसके अलावा जो आपको अलाउंसेस वगैरह मिल रहे होते हैं वो भी जो आपकी जिससे पर्सनल बेनिफिट हो रहा है वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं। अगर आपको वर्किंग सप्लीमेंट के लिए कोई अमाउंट वगैरह मिली है वो भी टैक्सेबल है। जो आपको स्पेशल मेरिट अवार्ड्स मिलते हैं ये भी टैक्सेबल है। लीव फेयर असिस्टेंस वगैरह जो होती है वो भी अगर आपको मिल रही है, या अगर आपको एयर टिकट की रीइंबर्समेंट वगैरह मिल रही है वो भी क्या होती है, टैक्सेबल होती है। उसके अलावा अगर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस थे जो आपने पे आउट कर दिए थे और उनके बाद में रीइंबर्समेंट कर दी गई है, आपको वापस कर दी गई है, जैसे आपने अपने घर का बिल पे किया लेकिन आपको बाद में पैसे वापस दे दिए गए, आपने मेडिकल का खर्चा किया आपको पैसे वापस दे दिए गए, आपने बच्चों की फी पे की आपको पैसे वापस दे दिए गए। तो जो ये पर्सनल एक्सपेंडिचर्स की रीइंबर्समेंट होती है ये भी क्या है, टोटली टैक्सेबल है, आपकी इनकम का पार्ट ये बन जाएगा। उसके अलावा जो आपको ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए अलाउंसेस वगैरह मिल रहे होते हैं, जो ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए अलाउंसेस मिले हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, उनका हम कोई भी किसी किस्म के आइटम भी जो है वो इनकम में ऐड नहीं कर रहे होते, ये भी आप याद रखना। उसके अलावा अगर एम्प्लॉय की कोई लाइबिलिटी जो है थी आपने पे कर दी है, एम्प्लॉयर ने पे कर दी है, कोई थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशन जो है था वो आपने पे कर दिया है, तो वो भी क्या होगा, वो जो अमाउंट वगैरह पे की जाएगी वो आपका बेनिफिट कंसीडर होगा, वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपके बिहाफ के ऊपर जो एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन थी, मतलब आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया हुआ था वो क्या कर दिया है, उसने वेव ऑफ कर दिया है, माफ कर दिया है, तो वो भी बेनिफिट होगा और वो जो बेनिफिट जितना भी दिया जाएगा वो सारे का सारा आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके अलावा जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जो उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है वो भी आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। हाँ, अगर आप उन सर्वेंट्स की कोई पेमेंट वगैरह खुद कर रहे हैं वो हम बीच में से लेस करवा देंगे, बाकी जो है बाकी हम ऐड कर देंगे। उसके अलावा अगर आपको एसेट्स वगैरह ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कोई भी, उन एसेट्स की हम फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ते हैं, उसमें से जितनी हमने कॉस्ट पे की होती है वो लेस करते हैं, नेट अमाउंट जो होती है वो हम अपनी इनकम का पार्ट बना देते हैं। अगर आपको कोई ऐसे एसेट्स जो है वो इस्तेमाल करने के लिए दिए गए हैं बट ट्रांसफर आउट नहीं किए गए बट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ यूज दिए गए हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में फिर जो उनकी डिप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे होते हैं वो हम क्या कर देते हैं, वो आपने अपनी डिप्रिसिएशन दे के इनकम का पार्ट बनाना होता है।
उसके बाद बारी आती है अकोमोडेशन की। जो अकोमोडेशन होती है उसमें जो हमें हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा होता है वो तो हमारा हमेशा टोटली टैक्सेबल होता है। उसके अलावा अगर हमें घर दे दिया जाए तो उसका रूल क्या होता है कि जो उसकी एनुअल लेटिंग वैल्यू होती है हम वो लेती हैं, और हम लेते हैं 45% ऑफ बेसिक सैलरी, विच एवर इज हायर, वो हम लेके अपनी इनकम में ऐड कर रहे होते हैं। फिर कन्वेंस का है था, अगर कन्वेंस हमें ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए दी जाए उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, वो एग्जाम्प्ट होती है। अगर हमें कन्वेंस पर्सनल पर्पस के लिए दी जाए, पर्सनल यूज के लिए दी जाए, तो हम क्या लेते हैं, उसकी कॉस्ट का 10% ले लेते हैं। या अगर गाड़ी लीज पे ली गई है तो हम उसका 10% लेके क्या कर देते हैं, अपनी इनकम में ऐड कर देते हैं, अपनी इनकम का पार्ट बना लेते हैं। और अगर गाड़ी हमें बोथ पर्पस के लिए दी गई है, अगर बोथ पर्पस के लिए गाड़ी दी गई है तो हम क्या करते हैं, फिर 5% लेते हैं, और उस 5% को लेके हम क्या कर देते हैं, अपनी इनकम का पार्ट बना लेते हैं, अपनी इनकम में हम ऐड कर देते हैं। उसके अलावा जब भी हमें मेडिकल अलाउंस मिलता है, जितना भी हमें अलाउंस मिल रहा होता है, वो सारे का सारा क्या होता है, हमारा टैक्सेबल होता है। वो सारा टैक्सेबल नहीं होता, बल्कि जो हमें अलाउंस रिसीव हो रहा होता है, हम वो अलाउंस की अमाउंट पकड़ते हैं, उसमें से लेस करते हैं 10% ऑफ बेसिक सैलरी। वो लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो हम क्या कर रहे होते हैं, वो हम अपनी इनकम में ऐड कर रहे होते हैं। तो मेडिकल अलाउंस जो भी हमें अलाउंस की अमाउंट मिल रही होती है हम वो अमाउंट में करते हैं, उसमें से हम लेस करते हैं 10% ऑफ बेसिक सैलरी, और बाकी अमाउंट जो है वो हमारी इनकम में ऐड हो जाती है। अगर हमें मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाए, मतलब हमारा मुफ्त में इलाज करवा के दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा की तमाम चीजें जो है वो हमें प्रोवाइड की गई हैं, तो वो मेडिकल फैसिलिटी जिसमें फ्री हॉस्पिटलाइजेशन होती है, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स वगैरह होते हैं, या ये तमाम चीजें जो हैं वो एग्जाम्प्ट होती हैं अगर वो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है। अगर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है फिर वो क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। और अगर मेडिकल फैसिलिटी के साथ मेडिकल अलाउंस भी दिया जा रहा है तो अलाउंस जो होता है उस केस में टोटल टैक्सेबल हो जाता है, फैसिलिटी जो है वो हमारी एग्जाम्प्ट हो जाती है। और अगर फैसिलिटी नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में फैसिलिटी जो होती है वो हमारी टोटल टैक्सेबल होती है, और जो अलाउंस जो है वो हमारा नॉर्मल रेट पर ट्रीट हो रहा होता है। उसके बाद अगर लोन की बात करें, अगर आप इंटरेस्ट फ्री लोन लेते हैं तो आप उसका बेनिफिट कैलकुलेट करते हैं कैसे, जो 10% के ऊपर आप जो आपने अमाउंट ली होती है लोन की, उसको मल्टीप्लाई करते हैं बेंचमार्क रेट माइनस जिस परसेंट के ऊपर आपने लोन लिया होता है, जो बेनिफिट है वो आपका ऐड हो जाता है। इसके बाद अगर आपके लोन की अमाउंट 1 मिलियन तक है तो वो हमेशा एग्जाम्प्ट है। और अगर आपने लोन अपना कोई बेनिफिट जैसे इंटरेस्ट होता है प्रोविडेंट फंड का, वो वेव ऑफ करके लिया है तो वो भी क्या होता है, वो हमेशा एग्जाम्प्ट होता है। तो उसके बाद रिफंड की बात है, जो गवर्नमेंट मुलाजिम को मिलता है एग्जाम्प्ट है। जो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसका जो उसमें एनुअल कंट्रीब्यूशंस दी जा रही होती हैं उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। हाँ, लेकिन जब उसमें से आप अमाउंट विड्रॉ करवाते हैं, जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिल रहा होता है उसका ट्रीटमेंट होता है। उसके अलावा जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट होता है कि उसने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट की होती है वो पकड़ते हैं, उसमें से लेस करते हैं ₹1.5 लाख, और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। जो लोअर अमाउंट होती है वो हम लेस करवा के जो नेट बेनिफिट होता है वो इनकम में ऐड ऑन कर देते हैं। उसके अलावा जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, इंटरेस्ट की जो अमाउंट आपको क्रेडिट होती है हम वो पकड़ते हैं, उसमें से लेस करते हैं 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस टीडीएस अलाउंस, और 16% ऑफ द इंटरेस्ट क्रेडिटेड। जो इसमें से हायर अमाउंट होती है वो हम लेस आउट करवा लेते हैं, और नेट बेनिफिट हम क्या कर देते हैं, हम इनकम में ऐड कर देते हैं। अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में से कोई हमें रिसीट वगैरह मिल जाए, हम कोई अमाउंट विड्रॉ करवा लें, उसका हम ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते, ये भी हमने वहां पर डिस्कस किया हुआ है। फिर ग्रेचुटी की बात करें, जो गवर्नमेंट की तरफ ग्रेचुटी मिलती है एग्जाम्प्ट होती है, और जो आपको फंड से मिलती है वो भी एग्जाम्प्ट होती है। जो स्कीम से मिल रही होती है वो 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है। जो अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी होती है
उसमें से 75,000 या 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव विच एवर इज लोअर, वो हमारी एग्जेम्प्ट होती है। पेंशन नॉर्मली एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा पेंशन मिलना शुरू हो जाए या अगर आपने री एम्प्लॉयमेंट इख्तियार कर ली है तब पेंशन आपकी टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से अबव है तो पेंशन हर केस में एग्जेम्प्ट होगी। फिर एम्प्लॉय शेयर स्कीम की बात करते हैं। जब आपको ऑप्शन दी जाती है वो टैक्सेबल इवेंट नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन जब अगर आप उस ऑप्शन को डिस्पोज करते हैं और उस डिस्पोज ऑफ करने से अगर आपको कोई गेन वगैरह मिल रहा हो तो वो गेन हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो हमें कंसिडरेशन मिल रही होती है हम वो कंसिडरेशन पकड़ते हैं कि ये मेरी कंसिडरेशन है, इसमें से हम लेस करते हैं जो हमारी कॉस्ट वगैरह इनकम हुई थी, तो नेट बेनिफिट हमारा इनकम में ऐड हो जाता है। फिर जो हमने शेयर एक्वायर हम किए होते हैं, अगर विदाउट रिस्ट्रिक्शंस हमें शेयर दे दिए गए हैं, हमने ऑप्शन एक्वायर कर ली, नाउ वी वर वेटिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, हमें शेयर्स इशू कर दिए गए हैं, बट वो जो शेयर्स हैं थे वो हमारे क्या थे, वो हमारे विदाउट रिस्ट्रिक्शन थे, उनके ऊपर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन वगैरह, कोई किसी किस्म की पाबंदी वगैरह नहीं लगी हुई थी। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि जब हमें शेयर इशू किए जाते हैं उस दिन उनकी फेयर मार्केट वैल्यू उसमें से लेस करते हैं जितनी हमने कॉस्ट वगैरह पे की होती है। जो बेनिफिट होता है वो हमारा सैलरी में ऐड कर दिया जाता है। अगर शेयर हमें दे दिए गए हैं, ट्रांसफर कर दिए गए हैं, बट वो शेयर जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, तो फिर हम क्या लेंगे, फिर हम उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो उस दिन जब उनका राइट टू ट्रांसफर हमें मिल रहा होता है, जब उनकी रेस्ट्रिक्शंस जो है वो अपलिफ्ट हुई होती है, उस दिन हम क्या लेंगे, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, उसमें से लेस कर देंगे जितनी कॉस्ट हमने पे की होती है, वो सारी की सारी कॉस्ट लेस कर देंगे। ऑप्शन की कॉस्ट होती है, शेयर की कॉस्ट होती है, तो नेट बेनिफिट जो होगा वो हमारा सैलरी में ऐड हो जाएगा। और अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स ट्रांसफर किए गए हैं और आप उनके रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट होने से पहले ही उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो जो उनकी फेयर मार्केट वैल्यू आपको रिसीव होगी या जो भी आपको प्राइस रिसीव होगी वो उसमें से लेस करेंगे वो कॉस्ट शेयर्स की क्या थी और आपने कितनी अमाउंट वगैरह पे की थी वो लेस करेंगे, रिमेनिंग बेनिफिट जो होगा वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। और अगर आप शेयर्स को डिस्पोज ऑफ और शेयर्स को फ्री ट्रांसफर होने के बाद डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसका गेन जो होगा वो आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट बन रहा होगा। आप इसको ज्यादा कैपिटल गेन में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये समरी शीट आपके पास होनी चाहिए जब आप सैलरी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें सैलरी के बारे में पढ़ रहे हो, बिकॉज ये पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स भी आपके करवा देती है और ये थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन जो है वो भी आपके करवा रही होती है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये।